मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं निशांत कुमार आप सभी को इंटीग्रल एकेडमी के इस चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था अपने लास्ट लेक्चर में कि हमारा थ्राइव ट्यूटोरियल्स का नाम इंटीग्रल एकेडमी में चेंज हो चुका है और हमने अब लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए हुए लिंक पे जाकर के हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 2। पूरा फुल फॉर्म में है और आप भी प्रिपेयर हो जाइए। इस लेक्चर में बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस आस्क क्वेश्चंस भी हम देखेंगे इस लेक्चर में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट पढ़ाई करते रहें, वीडियो छोटा और लंबा पे फोकस ना करें। अगर कोई भी महान चीज़ सीखना है तो उसके लिए समय आपको देना पड़ेगा। बिना समय दिए आप कभी भी कोई महान चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते, कोई अच्छी चीज़ सीख नहीं सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाएं और जाकर के टाइप करें वर्क एनर्जी एंड पावर लेक्चर 1 बाय निशांत सर, वहां से स्टडी करें, तब यहाँ कंटिन्यू करें, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 के बिना आपको लेक्चर नंबर 2 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर में लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले टॉपिक आएगा, वो आएगा कंजर्वेटिव फोर्सेज। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स, अगर उसका डेफिनेशन की बात करें हम तो इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स इन विच वर्क डन बाय दिस फोर्स वर्क डन बाय दिस फोर्स नंबर 1 में डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, एंड नंबर 2 में जो होगा वो डज डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा ना, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है बिल्कुल भी। ठीक है, पाथ से उसका कोई मतलब ही नहीं है कि आप जो वर्क कर रहे हैं, वर्क करने के लिए आपने कौन से पाथ चूज किए। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। जैसे आइए मैं यहाँ पे एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ। मान लो ये मेरे पास एक पॉइंट ए है, ये मेरे पास एक पॉइंट बी है, और ए से बी जाने के लिए मैं 3 रास्ते चूज करता हूं। एक तो सबसे आसान रास्ता ये हो जाएगा, हमारा ए से डायरेक्ट बी पे चले जाएंगे, क्लियर है। दूसरा हो जाएगा सर्कुलर पाथ में हम ए से बी तक जाएंगे, ये पहले ऐसे आएंगे फिर ऐसे सर्कुलर पाथ में जाएंगे। तीसरा हो सकता है थोड़ा सा घूम करके जाएंगे ऐसे, तो पहले यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां आएंगे, थोड़ा सा घूम करके। तो अगर मैं इसको बोलूं, लो ये हो गया पाथ 1, ये हो गया पाथ 2 और ये हो गया पाथ 3। तो बच्चों कंसेप्ट यहां पे ये है कि वर्क डन बाय पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय पाथ 2 इज इक्वल टू वर्क डन बाय पाथ 3। ये ध्यान में रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय तीनों पाथ इक्वल होगा। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो तुम्हारा ये घर है, ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है। या फिर जो हम चाचा जी का एग्जांपल लेते हैं, वो चाचा जी का घर ये है, चाचा जी का ससुराल ये है। अब चाचा जी को ससुराल जाने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला, डायरेक्ट चाचा जी ससुराल चले जाएंगे बाय रोड। दूसरा, चाचा जी ऐसे घूम करके जाएंगे। तीसरा, चाचा जी ऐसे जाएंगे, पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो इस चाचा जी को अपने ससुराल जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा ना, वो तीनों ही रास्तों में सेम होगा। ये क्लियर रखना,
ध्यान रखना हमेशा, इस चाचा जी को तीनों रास्तों में सेम वर्क होगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ध्यान रखना हमेशा, ऐसा फोर्स जिसमें फोर्स के द्वारा वर्क किया गया, फोर्स के द्वारा वर्क किया गया पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, वो हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अभी उसको देखते हैं। पहले यहां पे हम लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल क्या है। अगर इसके एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स देखें तो सबसे बढ़िया, सबसे फेमस एग्जाम्पल इसका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा नंबर में क्या एग्जाम्पल होता है? दूसरा नंबर में इसका एग्जाम्पल हो सकता है स्प्रिंग फोर्स। ऐसे और भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, अभी 2 एग्जाम्पल काफी यहां पे। इस ग्रेविटेशनल फोर्स का हम अभी डीप में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये लिखना है तो पूरा छाप लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझना इंपॉर्टेंट है। इसको लिखो पूरा, अपने नोट्स में लिखो। मैं बार बार कहता हूं, नोट्स लेके बैठो, और जब मैं पढ़ाऊं कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं उसको अपने नोट्स में लिखो, क्योंकि एग्जाम जब तुम दोगे ना, तुम्हारे नोट्स जो बनाई हुई होगी ना, वही तुम्हारी सबसे ज्यादा काम आएगी, और कोई काम नहीं आएगा। मेरी लेक्चर भी उस टाइम में काम नहीं आएगी। मेरी लेक्चर से तो तुम कंसेप्ट सीख लोगे, लेकिन जो एग्जाम के टाइम में अगर तुम रिवीजन नहीं करते हो ना, यू विल बी आउट। गारंटी से ठोक के कह रहा हूं, अगर तुम रिवीजन करके नहीं जा रहे हो ना, यू विल बी आउट। मैं यहां पे कंसेप्ट को एक्वायर करने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। और उस कंसेप्ट का जो तुम नोट्स बनाओगे, वो एग्जाम के टाइम में उस नोट्स को रिवीजन करके जाओगे ना, दैट विल बी योर बेस्ट फ्रेंड इन एग्जामिनेशन। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो मैं हमेशा तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, और आज की अच्छी बात यह है कि नोट्स अपना खुद से बनाए और नोट्स बना करके प्रिपेयर करें, ठीक है। चलिए, इतना छापे पूरा अपने नोट्स में, मैं इसको रब कर रहा हूं अब। चलो आ जाओ, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे मान लो मेरे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, इस टॉप पॉइंट पे एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, ठीक है। ये ब्लॉक स्लाइड करेगा, और स्लाइड करके कुछ देर के बाद इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, इसका मास वही रहेगा। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना बच्चे, ये डिस्टेंस स्मॉल l दिया हुआ है, सपोज l दिया हुआ है। तो अब कहेगा कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, उसको प्रूफ करके दिखाओ कि इस m मास को इस पॉइंट से इस पॉइंट, इसको मानो a पॉइंट, ये b पॉइंट, ये c पॉइंट, प्रूफ करना है हमें कि इस मास को A से लेकर के C तक जाने में 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये इनडायरेक्ट वाला है। एक ये ब्लॉक स्लाइड करेगा, डायरेक्ट A से C तक पहुंच जाएगा, और दूसरा A से पहले B आएगा और फिर B से C जाएगा। तो हमें प्रूफ करना है, इसको मान लो पाथ 1, इसको मान लो पाथ 2। तो प्रूफ दैट वर्क डन बाय पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय पाथ 2। ये प्रूफ करके दिखाना है। अभी मैं प्रूफ करता हूं, देखो मजा आ जाएगा तुमको। आ जाओ प्रूफ करते हैं। होगा क्या कि वर्क डन बाय पाथ 1 निकालते हैं, वर्क डन बाय पाथ 1 कितना होगा? करना क्या है, ये ब्लॉक स्लाइड करेगा, तो इस ब्लॉक का एक नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, क्लियर, और एक फोर्स ऐसे आएगा mg साइन थीटा। ये साइन थीटा आता है ना, यहां साइन थीटा आता है, और ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है। अभी इसका कोई काम नहीं है वैसे, इसको छोड़ो। ये mg साइन थीटा, मतलब जो ग्रेविटी है ना mg, इसका एक कंपोनेंट mg साइन थीटा इस ब्लॉक को स्लाइड करके टॉप पॉइंट से बॉटम पॉइंट पर लेकर के जाएगा।
मतलब ये mg sin थीटा जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स है इस केस में। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, वो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितना है बच्चों, यहां है फोर्स mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए ब्लॉक को L डिस्टेंस कवर करना है, mg sin थीटा इंटू L इंटू ये देखो mg sin थीटा डाउनवर्ड लग रहा है और L भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब दोनों ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे cos 0 डिग्री आ जाएगा। अब cos 0 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में आ जाएगा mgl sin थीटा। बहुत अच्छी बात है, mgl sin थीटा आ गया पाथ 1 के लिए। अब आ जाओ पाथ 2 के लिए चेक करते हैं। यहीं पे नीचे लिखते हैं वर्क डन बाय पाथ 2। तो एक बार A से लेकर के B तक आएगा, फिर B से लेकर के C तक जाएगा। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू C, ये होगा फाइनल वर्क डन। मतलब A से C तक आने में यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम A टू C, वर्क डन फ्रॉम A टू C इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम A टू C। यही चीज लिखे हैं यहाँ पे। A टू B में इसको कितना वर्क करना है, समझने वाली पॉइंट यही है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखो, समझने वाली पॉइंट यही है। A से B तक कितना वर्क करना है। अभी मैं इस लेफ्ट वाले को रब करूंगा, ऊपर लिखता हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी इन पाथ 1 इज इक्वल टू mgl sin थीटा, mgl sin थीटा। ये पॉइंट उधर साइड में नोट कर लो, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। यहां पे प्रूफ करके दिखाएंगे अभी तुमको। A टू C जाने के लिए A से B तक आएगा, फिर B से C तक जाएगा। तो देखो बच्चों, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, ये L दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल जो है वो थीटा दिया हुआ है। तो ये वाला अगर ड्रॉ करोगे तो ये एंगल कितना होगा, बता दो। 90 माइनस थीटा, ये 90 हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसका एक और तरीका है, इसका एक और तरीका है, मान लो ये L है, L ही तो है इस डायरेक्शन में। इस L के दो कंपोनेंट्स निकाल लो, एक कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल निकालो और एक कंपोनेंट वर्टिकल निकालो। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल निकालो, एक वर्टिकल निकालो। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको हटा दो, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो ये जो होगा वो होगा L cos थीटा और ये कितना होगा L sin थीटा। इतना तक क्लियर है। L sin थीटा डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब यहां से लेकर के A पॉइंट से लेकर के B पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो L sin थीटा होगा। ये L है पूरा का पूरा, यहां से लेकर यहां तक, मतलब A से लेकर के C तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो L है, और A से लेकर के B तक हो जाएगा L sin थीटा, ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम A टू C इज इक्वल टू, जो यहां लिखे हैं वही लिख रहे हैं फिर से, वर्क डन फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू C। वर्क डन फ्रॉम A टू B, इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, नीचे mg लग रहा है ना, वही तो mg लिख दो। और डिस्प्लेसमेंट कितना है L sin थीटा इनटू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री, ये cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। अब प्लस ये देखो वर्क डन फ्रॉम B टू C 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जब B टू C जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट लेफ्टवर्ड है और mg किस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड।
तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू एम जी डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट लेफ्टवर्ड है, तो इनके बीच में एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट एल कॉस थीटा होगा और इंटू कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, सॉरी ये 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी 0 हो जाएगा। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू एम जी एल साइन थीटा। ये देख लो, इसका मतलब इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख दे रहे हैं हम, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी इन पाथ 2, इतना आ गया। पाथ 2 में एम जी एल साइन थीटा है, पाथ 1 में एम जी एल साइन थीटा है, इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी दोनों में सेम है। तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। अभी यहां से क्लियर हो गया, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। इसको लिखो, मैं इसको रब कर रहा हूं और अब पढ़ते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वो थोड़ा सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज्यादा जरूरत है, ठीक है, वहां पर फुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना। अब पढ़ते हैं अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सिंपल इतना समझ जाओ कि ये कंजर्वेटिव के जस्ट अपोजिट होगा। इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स इन विच वर्क डन नंबर 1 डज depend upon path, and number 2 does not depend upon initial and final position। ये ध्यान रखो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होगा वो डज डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंडेंट होगा। इसके पहले वाले में पाथ से इंडिपेंडेंट था, इधर पाथ पर डिपेंड करेगा। और डज डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल, डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। यहां पे एक ग्रेट, बोलो ना, यहाँ पे एक ग्रेट कॉन्सेप्ट निकल के आने वाली है जो कि तुम 9th क्लास में या पहले पढ़े हो, वो फेल होने वाला है, ठीक है, ध्यान से ध्यान दो। अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक ग्राउंड बना रहे हैं हम, इस ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक को हम F फोर्स से पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं सॉरी, तो कुछ देर के बाद ये ब्लॉक इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इसका मास उतना ही रहेगा और यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो d बोल दो। देखो थोड़ी देर के बाद क्या करेंगे, जब ये ब्लॉक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच चुका है तो इसको वापस वहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले आएंगे, मतलब A पॉइंट से B पॉइंट तक गया हुआ है, अभी क्या करेंगे हम B पॉइंट से वापस A पॉइंट तक लेके आएंगे। तो B पॉइंट पर एक ब्लॉक बना दो, सॉरी M मास का ब्लॉक, ये पॉइंट B, और इसको फोर्स लगा करके पुल करो लेफ्टवर्ड, तो ये ब्लॉक वापस अपने इनिशियल पॉइंट A पे पहुंच जाएगा और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, D डिस्प्लेसमेंट। तो ये फाइंड आउट करना है, इस एग्जांपल में हमें ये फाइंड आउट करना है कि वर्क डन कितना होगा। आप जरा दिमाग लगाएं, बताएं वर्क डन कितना होगा। अगर तुम अपनी 9th क्लास वाली कॉन्सेप्ट लगाओगे तो बोल रहे वर्क डन 0 होगा,
एक ऑब्जेक्ट वहां से चल के कहीं गया, फिर उसी पॉइंट से चल के वापस अपने इनिशियल पॉइंट तक चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क जीरो, बिल्कुल वर्क जीरो। अरे नहीं, मारा पड़ा एक तरफ खींच के कान के नीचे, जो वो ऐसे बोले उसको, वर्क जीरो नहीं होगा इसका, इस केस में नॉन कंजर्वेटिव है। अबे हाँ, नॉन कंजर्वेटिव होगा यहाँ पे, सॉरी, नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव, सॉरी मिस्टेक हो गया था। तो ऐसी ऐसी मिस्टेक्स को तुम इग्नोर किया करो, ठीक है, ऐसा होता है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो ये नॉन कंजर्वेटिव का केस है। तो नॉन कंजर्वेटिव में एक स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इसको लिख लिया करो कि वर्क डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो इन नॉन कंजर्वेटिव केस। मतलब वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अभी इसको प्रूफ करके दिखाएंगे हम। ये लिख लिए हो, अगर नहीं लिखो तो पॉज करके लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट तक गया, तो अगर तुमसे हम वर्क डन पूछें तो तुम बोलोगे एफ डॉट डी। चूंकि ये डी जीरो है तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो होगा। ये कॉन्सेप्ट गलत है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको बता रहे हैं, जो लास्ट लेक्चर में भी बताए थे, यहां भी बता रहे हैं कि वर्क जो होता है ना, हमेशा एक फोर्स के कोरेस्पॉन्डेंस होता है। ये चीज ध्यान रखना, हमेशा फोर्स की कोरेस्पॉन्डेंस होता है। इस केस में ये नहीं कहा गया है कि इस एफ फोर्स के कोरेस्पॉन्डिंग या किसके कोरेस्पॉन्डिंग। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि जब हम इस ब्लॉक को एफ फोर्स से आगे पुल कर रहे हैं तो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लगेगा। तुम भूल रहे थे इस फ्रिक्शनल फोर्स को, एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। जब वापस इस पॉइंट पे ब्लॉक को लेफ्टवर्ड तुम एफ फोर्स से पुल करोगे तो एक राइटवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स को भूलना नहीं। अब मैं तुमसे कहूं कि फाइंड वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन। नाउ दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। अगर तुमसे सिर्फ कह दे फाइंड वर्क डन तो वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। वो क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, जो कि थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम में आ जाएगा। अगर सिर्फ फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग तुमसे हम बात करें तो कोई ना कोई फोर्स बताना कंपलसरी होता है। तो इस फोर्स की बात करो, फाइंड वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन। तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन, जब ये ब्लॉक राइटवर्ड मूव कर रहा है तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? F। डिस्प्लेसमेंट कितना है? D। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये लेफ्टवर्ड और ये राइटवर्ड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्टवर्ड लग रहा है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो राइटवर्ड है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री हो गया। तो यहां पे हम लिखेंगे cos 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है? -1 होता है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू -FD। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू -FD। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब वर्क डन फ्रॉम बी टू ए पूछूं, इस बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट तक जाने में, तो अब वर्क डन कितना लगेगा? फिर फ्रिक्शनल फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट कितना है? D, और इन दोनों के बीच में एंगल देखो, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे लग रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे FD cos 180 डिग्री, cos 180 कितना होता है? -1। ये हो गया -FD। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी भी -FD है और वर्क डन फ्रॉम बी टू ए भी -FD है। तो अगर मैं तुमसे कहूं, कहाँ लिखूं? यहां लिखता हूं, टोटल वर्क डन कितना होगा? अगर मैं कहूं टोटल वर्क डन कितना होगा
तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए कर दो। ए टू बी कितना है, माइनस एफ डी, प्लस बी टू ए कितना है, माइनस एफ डी। ये दोनों जुड़ जाएगा ना, माइनस 2 टाइम्स एफ डी हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन माइनस 2 एफ डी एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर तुमसे कोई कहे कि डिस्प्लेसमेंट 0 होने पर वर्क डन 0 होता है, पढ़ा दे मारा एक थप्पड़, देखा तो 0 नहीं होता है। क्लियर है, ठीक है। बोल देना कि जब जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पे वापस पहुंचा, तो अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम बात करें तो 0 होता है, सॉरी 0 नहीं होता है। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, किधर गया ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शन, ये एक एग्जांपल होता है नॉन कंजर्वेटिव का। यहां लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल। अगर तुमसे हम पूछे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल क्या होगा, तो नंबर 1 में लिखना फ्रिक्शन। और कौन होता, क्या लिखे, हाँ विस्कस होता है एक, एक्सेट्रा मान लो, और भी कुछ होता है। विस्कस तो फिजिक्स में आगे की चीज है, फ्रिक्शन तुमको पढ़ा चुके हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं पढ़े हो, यूट्यूब पे जाकर टाइप करो फ्रिक्शन बाय निशांत सर, वहां पे वीडियो आ जाएगा, देख लेना उसको। और इस फ्रिक्शन के थ्रू जो वर्क डन हो रहा है वो 0 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इसको लिखो, वीडियो पॉज करके छाप लो, इसको यहाँ से यहाँ तक छाप लेना, और ये लिख करके इसको कट कर देना कि ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। स्टेटमेंट ये है, it is not necessary that work done is 0 when initial and final point is सेम। ये छाप लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये इसका एग्जाम्पल होगा। छापो इसको, फटाक से छापो। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम में धांसू न्यूमेरिकल करेंगे। ये छाप लो पूरा का पूरा। प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वो घर में बोतल में पानी हुई, पानी बोतल टेबल पर। वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो बच्चों, इस थ्योरम में हम खूब न्यूमेरिकल करेंगे, और वर्क एनर्जी एंड पावर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ये सब न्यूमेरिकल का ही टॉपिक है, ठीक है। और न्यूमेरिकल में बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन होता है कि सर हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है, और जब आप सॉल्व करते हैं तो क्लियर हो जाता है। तो देखो बच्चों, मेरा एक स्टेटमेंट ध्यान रखना हमेशा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा तुम परफेक्ट बनोगे। तो प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर के न्यूमेरिकल क्लियर होगा, ठीक है। और फिजिक्स में जो ये जो चैप्टर चला ना फिजिक्स में, ये वर्क एनर्जी एंड पावर, काइनेमेटिक्स, ये सब का सब चैप्टर सिर्फ प्रैक्टिस का चैप्टर है। तो प्रैक्टिस करना मत भूलना, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में। ये थ्योरम बोलता है, दिस थ्योरम explains that work done by all the forces on a body is equal to change in काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी।
ये ध्यान रखना। दिस थ्योरम एक्सप्लेन्स दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। कैसे होता है? होता ऐसे है कि अभी तक जो भी फोर्सेस चल रहे थे वो सब के सब कांस्टेंट फोर्स चल रहे थे। F इजिकल टू 10 न्यूटन, F इजिकल टू 5 न्यूटन, ऐसा चल रहा था। लेकिन अब वेरिएबल फोर्स आएगा, वेरिएबल फोर्स आएगा, ठीक है। और उस वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। आओ यहां पे लिखते हैं कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन जो होता है ना वो होगा, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन, ऐसा लिखो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये एक्सप्लेन कर रहा है, दिस थ्योरम एक्सप्लेन्स दिस। अब इसका प्रूफ लेकर के आना है, ठीक है। इसको प्रूफ करेंगे। ये स्टेटमेंट जो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा नोट कर लो तुम। मैं इसको मिटा करके प्रूफ करूंगा। इस थ्योरम का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर x वेरिएबल है तो dx लिख देते हैं और इसका इंटीग्रेशन भी कर देते हैं हम। इंटीग्रेशन क्वेश्चन भी किया था मैंने लास्ट क्लास में। वर्क डन इज इक्वल टू दिस होता है। अब मान लो F क्या होता है? F इज इक्वल टू ma होता है, ma डॉट dx। a को क्या लिख सकते हैं? a को लिख सकते हैं, ये m है, स्टाइलिश m है। a को लिख सकते हैं dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv अपॉन dt लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस dv अपॉन dt के बाद ऊपर नीचे dx और dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक हमारे पास dx ऑलरेडी बचा हुआ है, उसको लिख देते हैं। अब ये ध्यान दो, ये dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? ये dx अपॉन dt वेलोसिटी नहीं होता है, एकदम होता है। यहां साइड में लिख दे रहा हूं, एक्सेलरेशन जो होता है वो dv अपॉन dt होता है, और जो वेलोसिटी होता है वो dx अपॉन dt होता है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वैसे ही है, तो dx अपॉन dt को v लिख सकते हैं हम, और यहाँ से m को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन m इंटू ये v हो जाएगा, v dv इंटू dx, और ये नीचे dx बचा हुआ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। तो हमारा ये खत्म हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, v dv हो जाएगा। तो हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला बन गया वो हो गया इंटीग्रेशन v dv, v इनिशियल से v फाइनल तक लिमिट्स पुट कर दो। अब जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो v स्क्वायर अपॉन 2, और m यहाँ पे छूट रहा है, m छूट जा रहा है, v इनिशियल से लेकर के v फाइनल तक। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर निकाल दो, m अपॉन 2, ये v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। अगर इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा तो मेरी इंटीग्रेशन के वीडियोस जाके देख लो, ये आ जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 m v इनिशियल का स्क्वायर। यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और इसी को हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्रूफ मैंने आपको दे दिया। इसका एक और मेथड होता है प्रूफ करने का, उतना टाइम हमारे पास है नहीं, और दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब तुम कहोगे ये आया कैसे, तो इसके लिए मैंने तुम्हें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि कैसे आ गया, इसको नोट कर लो। वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल आता है, जो अब इस क्लास में जितना भी वीडियो चलेगा वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पे चलेगा। वीडियो को पॉज करके छाप लो पूरा, हम मिटा करके आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, कह रहा है, क्वेश्चन है एक, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट of a particle of mass
1 kilogram is given by x is equal to 3t square minus 2t plus 1. Find the work done in t is equal to 0 to t is equal to 5 second. Find the work done in t is equal to 0 to t is equal to 5 सेकेंड। बढ़िया क्वेश्चन है, जरा वीडियो को पॉज करके ट्राई करो कि तुमसे सॉल्व होता है कि नहीं होता है, फिर मैं बताता हूं। ट्राई कर लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आ जाओ ट्राई करते मिलके। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम, मास कितना दिया है 1 किलोग्राम, इज गिवन बाई x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। फाइंड द वर्क डन इन t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर वर्क डन बता देना है। तो भाई देखो, इस केस में फोर्स का बात नहीं किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्स का जिक्र पूरे के पूरे में कहीं नहीं किया है, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। तो लिख दो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई। डेल्टा के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल के लिए 1/2 mv फाइनल के स्क्वायर माइनस 1/2 mv इनिशियल के स्क्वायर, मतलब v फाइनल और v इनिशियल अगर निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। और v फाइनल v इनिशियल निकालते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 दिया हुआ है। अगर हम v निकालें तो वो होगा dx अपॉन dt एंड dx अपॉन dt इज इक्वल टू, अगर इसको तुम डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 6t माइनस 2। अब एट t इज इक्वल टू 0 पर जो तुम्हें v निकलेगा वो v इनिशियल होगा, और v इनिशियल कितना होगा, t इज इक्वल टू 0 पर माइनस 2। और वैसे ही एट t इज इक्वल टू कितना बोला है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पर हमें v फाइनल मिल जाएगा। और v फाइनल कितना होगा, यहाँ पे 5 पुट करोगे तो 28 हो जाएगा, 28 मीटर पर सेकेंड। चिप डालो यहाँ पे, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है इंटू v फाइनल मतलब 28 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 1 इंटू v इनिशियल कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। थोड़ा ठीक से लिख दे रहा हूँ, ये -2 लिखा हुआ है, -2 का स्क्वायर। यहाँ से तुम्हें वर्क डन जितना जूल आ गया उतना आ गया, कैलकुलेट कर लो अपना, मेरे से कैलकुलेट ना करवाओ। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, आई बिलीव इन प्रोसेस। कैलकुलेशन तो तुम खुद भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का ये प्रोसेस होता है, इसको छापो और इसी टाइप का थोड़ा सा इससे अपर लेवल का एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखो इसको, बच्चों हमारे पास एक नया एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है। कह रहा है अ बॉल ऑफ मास 2 किलोग्राम is dropped from a height of 10 meter, is dropped from a height of 10 meter. Its velocity becomes 10 meter per second. Its velocity becomes 10 meter per second when it is just about to hit the ground. When it is just about to hit the ground.
फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नंबर 2 में एयर रेजिस्टेंस। देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म समझा दे रहा हूँ, हो क्या रहा है ये बता रहा हूँ, प्रोसेस बता दे रहा हूँ। फिर थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके आप ट्राई करोगे, फिर वापस मैं आकर के बताऊंगा, फिर मैच करोगे। हुआ ये कि ये एक बॉल है, इसका मास कितना दिया है 2 किलोग्राम। ये ऊपर से ड्रॉप किया गया और ये ग्राउंड, सपोज करो मेरे पास ये ग्राउंड दिया हुआ है और ग्राउंड से बॉल का जो डिस्टेंस है ना वो दिया हुआ है 10 मीटर। मतलब 10 मीटर की ऊंचाई पे एक बॉल है और उसको 10 मीटर की ऊंचाई से हम ड्रॉप करेंगे। तो जब ये ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला होगा, व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी होगी, कितनी दिया हुआ है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ड्रॉप किया गया तो बॉल को ऐसे हाथ में पकड़े होंगे और तब छोड़ दिए होंगे। तो हाथ में जब पकड़े थे तो उस टाइम में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और जब हिट करने वाला है तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। तो अब बता देना है कि बताओ कि इस प्रोसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क कितना किया गया है और दूसरा एयर रेजिस्टेंस के द्वारा वर्क कितना किया है। तो जरा वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो। बना लिए हो तो आओ डिस्कस करते हैं, अब मैच करो, नहीं बना तो सीख लो। कह रहा वर्क डन बाय ग्रेविटी, दिस इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये होगा। तो इस ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे 2g एक्ट करेगा। तो 2 इंटू जी की वैल्यू ले लो 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 10 इंटू कॉस थीटा कितना होगा, देखो डाउनवर्ड आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो cos 0 कई बार बताए 1 होता है। तो अब ये कितना होगा 10 दूनी 100 दोनों 200, 200 जूल हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये तो बड़ा आसान है। इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया है वो 200 जूल आ गया। अब एयर रेजिस्टेंस के थ्रू वर्क फाइंड आउट कर दो, इसको लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मिटा करके एयर रेजिस्टेंस के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो इस ब्लॉक पर, इस बॉल पे अपवर्ड लगेगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के लगाओगे जब वर्क एनर्जी थ्योरम, तो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब ये बॉल ड्रॉप हो रहा है तो इस बॉल पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं बच्चों। एक फोर्स है ग्रेविटेशनल 2g, जिसकी वजह से ये बॉल नीचे आएगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होता, ये बॉल को छोड़ देगा ऐसे लटक के रह जाएगा, लटके रह जाएगा। ये बॉल 2g की वजह से नीचे आएगा। तो ऑल फोर्सेस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। प्लस ये जब नीचे आएगा ना, हवा इसको रोकने की कोशिश करेगी। और हवा की मतलब रेजिस्टेंस पावर उतना ज़्यादा होता नहीं है कि ये रुक जाता है, तो लेकिन हवा फिर भी इसको अपवर्ड रोकने की कोशिश करेगा ना। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डेट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी थोड़ी देर पहले अभी तो निकाले थे 200 जूल, इसको ऐसे लिख दो, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। के फाइनल मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1/2 इंटू इसका मास कितना दिया हुआ है 2 kg इंटू 100, 10 का स्क्वायर कर दोगे तो 100 हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस
ये कितना है, u 0 दिया हुआ है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, v इनिशियल 0 दिया हुआ है। अब माइनस ये कितना दिया हुआ है, वर्क डन बाई ग्रेविटी 200, इससे ये मर जाएगा, और वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100 जूल आ गया। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वर्क डन है उसमें जो फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ऐसे हो रहा है, देख लो, फोर्स अपवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, मतलब माइनस साइन आएगा। इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली तुमको जेई मेंस और नीट में आ जाते हैं, और मेरा पर्पस ही यही है कि मैं तुमको उस लेवल की प्रिपरेशन करा सकूं कि तुम जेई मेंस और नीट का प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कर सको। कोई बाउंडेशन नहीं, तुम कहाँ से हो, कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है, कौन सा संसाधन है क्या नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं। बस ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर तुम इंडिया में जेई और नीट की प्रिपरेशन क्लियर करना चाहते हो, निशांत सर विल ऑलवेज हेल्प यू, आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। अगर तुम्हें कोई और डाउट हो रहा है, कोई तुम मेरे से डिस्कशन करना चाहते हो, लाइव क्लास चाहते हो, नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे चल ही रहा है, यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में तुमको मैं दे रहा हूँ, यहाँ से तुम पढ़ करके तुम किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स उठा लो, पैकेज उठा लो, या कोई भी बुक उठा करके प्रैक्टिस कर लो, यू विल बी एबल टू डू। इतना तो मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि इतना मैं तुमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दूंगा। चलो इसको लिखो, मिटा करके दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों हमारे पास एक नया एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। एक ग्राफ बनाया हुआ है, ऐसे एक ग्राफ दे दिया है, यह है v मीटर पर सेकंड में दिया है, और ये है टाइम सेकंड में दिया है। ये पॉइंट 10 दिया हुआ है और ये पॉइंट 5 दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड वर्क डन इन द शोन वी ग्राफ इफ मास ऑफ पार्टिकल इज 2 किलोग्राम। बहुत अच्छी बात है, मास दे दिया है 2 किलोग्राम। कह रहा है वर्क डन फाइंड आउट करो, बड़ा आसान है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई, के फाइनल माइनस के इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। देखो खेल यही है, वी फाइनल और वी इनिशियल कैसे पहचानोगे। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो v कितना है 10, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका 10 दिया हुआ है। और जब टाइम t इज इक्वल टू 5 आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी घट करके 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां लिख दो 1/2 इंटू मास दिया है 2 किलोग्राम इंटू फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस 1/2 इंटू मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम इंटू वी इनिशियल 10 का स्क्वायर। ये इससे खत्म हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब वर्क डन जो आएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ 100 जूल, माइनस 100 जूल वर्क डन आएगा। दैट्स वेरी सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगा करके तुम बना सकते हो। और एक नया दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kilogram travels along a curve, travels along a curve with velocity 4i cap plus 16j cap, सॉरी k cap दिया हुआ 16k cap मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम its velocity becomes 8i
कैप प्लस 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ड्यू टू द एक्शन ऑफ conservative force. The work done on particle during this interval of time is, कह रहा है find the work done on the particle during this time interval. जरा बनाने की कोशिश करो, अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज विद यू। वीडियो को पॉज करो, जरा इसको ट्राई करो, अगर ट्राई कर लिए तो आ जाओ, नहीं किए तो सीख लो। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिया हो ना तो बनाते कैसे हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, ये प्रोसेस देख लो। मास 2 किलोग्राम दिया हुआ है तो m इज इक्वल टू सबसे पहले लिख दो 2 किलोग्राम, फिर उसके बाद ट्रेवल्स अलोंग अ कर्व विद वेलोसिटी दिस, वेलोसिटी इज इक्वल टू दिया है 4i कैप प्लस 16k कैप मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स दिस। अब यहाँ से ऑलरेडी एग्जैक्टली मतलब क्लियर हो चुका है कि ये है इनिशियल वेलोसिटी और ये है फाइनल वेलोसिटी, तो इसको v इनिशियल बोल दो और v फाइनल आ गया 8i कैप प्लस 20 j कैप मीटर पर सेकेंड। तुमको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे k दे दिया है, यहाँ पे j दे दिया है, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो रहा। निशान सर जब पढ़ा दिए तो कंफ्यूजन नाम की कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है ड्यू टू द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो कह रहा है वर्क डन बताएं। बच्चों तुमको मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 इंटू मास कितना दिया है 2 इंटू वी फाइनल। अच्छा यही सी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, v फाइनल कितना होगा और v इनिशियल कितना होगा, इसी में बच्चे फंसेंगे। तो यहाँ पे देख लो कि वेक्टर में मैंने तुमको बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये यहाँ पे बेसिक चीज़ें आना कंपलसरी है। वेक्टर में मैंने तुम्हें बताया था कि जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ इसका प्लस इसका हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 464। मतलब v फाइनल जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 464, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 464 माइनस 1/2 इंटू मास 2 इंटू वी इनिशियल, यहाँ से निकाल लो। मॉड ऑफ वी इनिशियल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 16 और प्लस 16 का स्क्वायर 256, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 6 12 के 2 हाथ में लगा 1 और 5 1 6 1 7 2 272। तो यहाँ पे 272 हो जाएगा। अब बच्चों 272 हो जाएगा, इससे ये मर जाएगा, इससे ये मर जाएगा। अब बच जाए कितना, 4 में से 2 गया 2, 13 में से 7 गया 9, और ये हो जाएगा 192 जूल। वर्क डन तुम्हारा निकल के आ गया 192 जूल। आई थिंक आपको ये समझ में आया। अगर ये समझ में नहीं आया है तो वीडियो को घुमा फिरा कर देख लो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है कि वी फाइनल और वी इनिशियल आपको निकाल लेना है। वी फाइनल आप कैसे निकालेंगे, आप वी फाइनल स्क्वायर रूट करके इससे निकालेंगे। वी इनिशियल भी ठीक उसी प्रकार से निकलेगा, वेक्टर में मैंने बताया था, ठीक है। और फिर उसके बाद वर्क डन आप ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आसान नहीं बोलेंगे, कंसेप्चुअल है। और जो लोग मेहनती हैं, जो लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं, उनके लिए तो वैसे भी आसान है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया। आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द वेरी बेस्ट।